नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 3, जिसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में। पहला प्रश्न दे रखा है कि मुद्रा के अतिरिक्त अन्य परिसंपत्तियां जो मूल्य संचय का कार्य करती है। ए सोना, बी भू संपत्ति, सी बंधपत्र, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। दूसरा सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस सन में हुई। ए 1945, बी 1935, सी 1925, डी 1956। तो इसका आंसर होगा बी 1935 में। केंद्रीय बैंक के कार्य नहीं है। ए साख सर्जन, बी बैंक दर नियंत्रण, सी कोष अनुपात परिवर्तन, डी खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसका आंसर होगा ए साख सर्जन। चौथा सवाल है, संकुचित मुद्रा कहलाती है। ए M1 और M2, बी M1 और M4, सी M1 और M3 और डी M3 और M4। तो संकुचित मुद्रा होती है, इसका आंसर होगा ए M1 और M2। पांचवा सवाल है, व्यापक मुद्रा कहलाती है। ए M1 और M2, बी M1 और M4, सी M1 और M3, डी M3 और M4। तो इसका आंसर होगा डी M3 और M4। छठवां सवाल है कि मुद्रा पूर्ति के माप का सबसे साधारण रूप है। ए M1, बी M2, सी M3, डी M4। तो इसका आंसर होगा ए M1। सातवां सवाल है, स्वयं व्यवहार के लिए सबसे तरल व आसान मुद्रा है। ए M1, बी M2, सी M3, डी M4। तो इसका आंसर होगा ए M1। आठवां सवाल है, स्वयं व्यवहार के लिए सबसे कम तरल व मुद्रा है। ए M1, बी M2, सी M3, डी M4। तो इसका आंसर होगा डी M4। नौवां सवाल है, भारत में विमुद्रीकरण कब किया गया। तो इसका आंसर होगा नवंबर 2016 में। सातवां सवाल है, विमुद्रीकरण के तहत करेंसी नोट विधिग्राह्य नहीं रहे थे। तो इसका आंसर होगा ए 500 और 2000 के नोट, बी 500 और 1000 के नोट, सी 500, 100 और 500 के नोट और डी 1000 और 2000 के नोट। तो इसका आंसर होगा बी 500 और 1000 के नोट। 11वां सवाल है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है। ए आवश्यकता के दोहरे सेवाओं का अभाव, बी मूल्य मापन का अभाव, सी वस्तु विभाजन का अभाव, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। 12वां सवाल है कि मुद्रा का कार्य है। ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापन, सी मूल्य संचय का आधार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। 13वां सवाल है कि एक व्यक्ति द्वारा मुद्रा की मांग निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। ए स्वयं व्यवहार उद्देश्य हेतु, बी भविष्य की आवश्यकता हेतु, डी सत्ता उद्देश्य हेतु या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। 14वां सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक है। ए भारत का केंद्रीय बैंक, बी व्यावसायिक बैंक, सी आयात निर्यात हेतु बैंक या डी कृषि बैंक। तो इसका आंसर होगा ए भारत का केंद्रीय बैंक। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न के बारे में। तो पहला सवाल दे रखा है कि मुद्रा के कोई दो प्राथमिक कार्य लिखिए। यानी मुद्रा के कार्य बताने हैं प्राथमिक। तो पहला कार्य मुद्रा का
विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। दूसरा सवाल है कि अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की संस्थाओं के नाम लिखिए। यानी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की संस्थाओं के नाम बताने हैं। तो अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो दो संस्थाएं होगी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर भारतीय स्तर पर देखें तो इसमें होगी भारतीय रिजर्व बैंक और नीति आयोग। स्प्रेड, तीसरा सवाल है कि स्प्रेड किसे कहते हैं, यानी स्प्रेड के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा कि दो प्रकार की ब्याज दरों के अंतर को स्प्रेड कहते हैं। यानी दो प्रकार की जो ब्याज दर है उनमें जो अंतर होता है उसे ही स्प्रेड कहते हैं। चौथा सवाल है कि नेतवृत्त का सूत्र लिखिए, या नेतवृत्त का सूत्र बताना है। तो इसका आंसर होगा कि जब टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज घट जाती है तो हमें नेटवर्थ प्राप्त होता है। यानी नेटवर्थ बराबर होता है कुल संपत्ति माइनस कुल देनदारियां। पांचवा सवाल है कि आस्तिया व देनदारियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि आस्तिया कोई ऐसी वस्तु या चीज जो हमें अभी या भविष्य में कमाई कर दे। यह संपत्ति किसी व्यक्ति या कोई कंपनी की हो सकती है, वह आस्तिया कहलाती है, यानी एसेट कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। और देनदारियाँ जानते हैं लायबिलिटीज, तो किसी व्यक्ति या कंपनी का बकाया होती है जो आमतौर पर धन की एक राशि होती है, उसे लायबिलिटीज कहते हैं, यानी देनदारियाँ उसे कहते हैं। तो इस प्रकार आस्तिया तो हो गई संपत्ति और देनदारियाँ हो गई बकाया राशि। छठवां सवाल है कि समस्त मौद्रिक संसाधन किसे कहते हैं। मौद्रिक संसाधन बताने हैं कि मौद्रिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसके माध्यम से किसी न किसी प्रकार से मुद्रा प्राप्त होती है, मौद्रिक संसाधन कहलाते हैं। अगला सवाल है कि मुद्रा गुणक तथा नगद कोष अनुपात संबंध का सूत्र लिखिए। यानी मुद्रा गुणक और नगद कोष अनुपात का संबंध सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा गुणक। तो मुद्रा गुणक का सूत्र होगा, मुद्रा गुणक बराबर होता है 1/, नगद कोष अनुपात। मुद्रा गुणक निकालने के लिए 1 में नगद कोष अनुपात का भाग देंगे तो हमें मुद्रा गुणक प्राप्त हो जाएगा। और नगद कोष अनुपात का सूत्र होता है 1/, मुद्रा गुणक, 1/, मुद्रा गुणक। तो इस प्रकार मुद्रा गुणक और नगद कोष अनुपात जाने। अब हम जानते हैं CRR, नगद आरक्षित कोष किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा करती है, उसे नगद आरक्षित अनुपात या नगद आरक्षित कोष कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा रखती है, उसे नगद आरक्षित कोष कहते हैं। 9वां सवाल है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम व उसका स्थापना वर्ष लिखे। तो भारतीय केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 10वां सवाल है कि नगद कोषानुपात 20% होने पर बैंक अधिकतम कितना ऋण दे सकता है। तो इसका आंसर होगा, अगर नगद कोषानुपात 20% है तो उस स्थिति में बैंक 5 गुना ऋण दे सकता है। 11वां सवाल है कि मुद्रा के संचलन वेग का आशय लिखिए। यानी मुद्रा के संचलन वेग को बताना है। तो इसका आंसर होगा कि मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। तो मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होगा मुद्रा का संचलन वेग कहलाता है। 12वां सवाल है कि मुद्रा की सट्टा मांग को कौन सा कारक निर्धारित करता है। तो इसका आंसर होगा ब्याज दर। अगला सवाल है
कि तरलता अधिमान किसे कहते हैं। ये तरलता अधिमान बताना है। तो इसका आंसर होगा कि लोगों द्वारा मुद्रा शेष की मांग को तरलता अधिमान कहते हैं। इन लोगों द्वारा मुद्रा शेष की मांग को तरलता अधिमान कहते हैं। अगला सवाल है 14वां कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि मुद्रा के बिना वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान या क्रय विक्रय करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मतलब ऐसी प्रणाली जिसमें मुद्रा के बिना वस्तु का लेन देन या आदान प्रदान होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। 15वां सवाल है कि बैंक दर किसे कहते हैं। इन्हें बैंक दर के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा कि बैंक दर से तात्पर्य उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्रदान करता है। तो बैंक दर समझ में आ गई होगी कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों और प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्रदान करता है, बैंक दर कहलाती है। 16वां सवाल है कि सर्वाधिक तरल संपत्ति कौन सी है। ये सर्वाधिक तरल संपत्ति बतानी है। तो इसका आंसर होगा सर्वाधिक तरल संपत्ति होती है नगद। कैश सर्वाधिक तरल संपत्ति है। 17वां सवाल है कि अवधि जमा किसे कहते हैं। अवधि जमा बताने हैं। तो अवधि जमा उस जमा को कहते हैं जो एक बैंक में एक निश्चित अवधि हेतु जमा करवाई जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि कोई धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा करवाई जाती है, वह अवधि जमा कहलाती है। 18वां सवाल है कि कागजी मुद्रा किसे कहते हैं। तो देश में प्रचलित नोट तथा सिक्कों को कागजी मुद्रा कहा जाता है। यानी किसी भी देश में प्रचलित जो नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, उन्हें ही कागजी मुद्रा कहते हैं। 19वां सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कोई दो कार्य लिखे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के दो कार्य बताने हैं। पहला है मुद्रा का निर्गमन करना और दूसरा है सरकार का बैंक सलाहकार और एजेंट के रूप में कार्य करना। 20वां सवाल है कि निकट मुद्रा किसे कहते हैं। निकट मुद्रा बतानी है। तो निकट मुद्रा वह मुद्रा है जिसे आसानी में मुद्रा में बदला जा सके, निकट मुद्रा कहलाती है। जिसे आसानी से मुद्रा या कैश में बदला जा सके, निकट मुद्रा कहलाती है। 21वां सवाल है कि मुद्रा की कोई दो विशेषताएं बताइए या लिखिए। तो इसका आंसर होगा पहली विशेषता मुद्रा संपत्ति का तरलतम रूप है और दूसरी विशेषता है इसमें सर्वग्राहता का गुण पाया जाता है, यानी इसको सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं। 22वां सवाल है कि मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा किसी विशिष्ट समय पर मुद्रा की कुल मात्रा मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। किसी विशिष्ट समय में मुद्रा की जो उपलब्ध कुल मात्रा है उसे मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। 23वां सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कोई दो उपकरण बताइए। तो इसमें पहला उपकरण है बैंक दर और दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। 24वां सवाल है कि M1 में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है। तो M1 बराबर होता है CC प्लस DD प्लस OD। यानी CC का मतलब होता है M1 में जनता के पास जमा करेंसी प्लस बैंकों की मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं M1 में शामिल होती है। 25वां सवाल है कि मुद्रा गुणक का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा मुद्रा गुणक बराबर होता है 1/नगद कोष अनुपात।
मुद्रा की पूर्ति M3 में किन तीन तत्वों को शामिल किया जाता है? तो M3 बराबर M1 प्लस व्यावसायिक बैंक की समस्त जमाई, यानी जो व्यावसायिक बैंक की जो अवधि जमा होती है ना, उनको शामिल किया जाता है। यानी M3 बराबर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की अवधि या सावधि जमाए। 27वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक की शाख नियंत्रण की कोई दो गुणात्मक विधियों या उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, पहला है उपकरण चयनात्मक शाख नियंत्रण और दूसरा है शाख की राशनिंग। 28वां सवाल है कि शाख सर्जन का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर होगा, शाख सर्जन का कार्य व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक करता है। 29वां सवाल है कि M2 में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, M2 बराबर है M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाए। 30वां सवाल है कि स्फीति से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा, जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है तो उसे स्फीति कहते हैं। यानी सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होना ही स्फीति कहलाता है। तो इस प्रकार 30वां प्रश्न जाना। 31वां प्रश्न कि वाणिज्य बैंकों की मांग जमाव का अर्थ बताओ। तो इसका आंसर होगा, बैंक द्वारा स्वीकार की गई वह जमा राशि जो मांग किए जाने पर आहरित की जाती है, वह वाणिज्य बैंकों की मांग जमाए कहलाती है। 32वां सवाल है कि एटीएम सुविधा क्या है? तो एटीएम सुविधा के अंतर एटीएम सुविधा क्या है? तो इसका आंसर होगा कि सार्वजनिक स्थल पर व्यक्ति को नगद राशि प्राप्त करने के लिए जो मशीनें लगाई जाती है उसे एटीएम कहते हैं। यानी इसके माध्यम से उपभोक्ता जो एटीएम कार्ड होता है वह एटीएम कार्ड मशीन में लगाकर नगद राशि प्राप्त कर सकता है। अधिविकर्ष किसे कहते हैं? अधिविकर्ष के बारे में बताना है। तो अधिविकर्ष का तात्पर्य होता है कि बैंक द्वारा वह सुविधा दी जाती है जिसके माध्यम से जमाकर्ता अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि समय पड़ने पर निकाल सकता है। इसे अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उपभोक्ता क्या करता है कि अकाउंट में जितनी राशि है उससे अधिक राशि अपने अकाउंट से एक निश्चित सीमा तक निकलवा सकता है, वह अधिविकर्ष कहलाता है। 34वां सवाल है कि मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन में कोई दो अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा प्रसार। तो मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा का क्रय शक्ति घट जाती है, अर्थात मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, जबकि मुद्रा संकुचन में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हमने अति लघुत्रात्मक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में जाना और उनके आंसर भी बने बता दिए। अब हम बात करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न दे रखा है कि आस्तियों व देनदारियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी एसेट और लायबिलिटीज के बारे में अंतर बताना है। दूसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण लिखिए। तीसरा सवाल है पत्र मुद्रा व धातु मुद्रा में 4 अंतर बताइए। चौथा सवाल है सांविधिक तरलता अनुपात व नगद आरक्षित अनुपात का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी CRR व SLR में अंतर बताना है। पांचवा है बैंक दर किसे कहते हैं, इससे शाख सर्जन किस प्रकार प्रभावित होता है। छठवां सवाल है कि रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट से क्या तात्पर्य है। सातवां सवाल है तरलता पास को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। आठवां सवाल है कि मुद्रा की मांग के कोई दो उद्देश्य लिखिए।
9वां सवाल है डिजिटल पेमेंट से क्या तात्पर्य है। 10वां सवाल है वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष लिखिए। 11वां सवाल है मुद्रा के मूल्य संचय के कार्य की व्याख्या कीजिए। 12वां सवाल है कि मुद्रा का अर्थ बताइए, इसके विनिमय का माध्यम का कार्य की व्याख्या कीजिए। 13वां सवाल है कि मुद्रा के लेखे की इकाई के कार्य की व्याख्या कीजिए। 14वां सवाल है व्यावसायिक बैंकों के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए। 15वां सवाल है कि सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को रेखाचित्र बनाइए। 16वां सवाल है केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए। 17वां सवाल है कि आप वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय किस प्रकार का चयन करेंगे, कोई 3 कारण बताइए। 18वां सवाल है कि व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन किस प्रकार किया जाता है। 19वां सवाल है कि मुद्रा की मांग के व्यवहार प्रयोजन को स्पष्ट कीजिए। 20वां सवाल है कि मुद्रा की मांग के सट्टा प्रयोजन को स्पष्ट कीजिए। और 11वां है मुद्रा 21वां है कि मुद्रा साधन है, साध्य नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है इनके आंसर मैंने जो मुद्रा तथा बैंकिंग के वीडियो बनाए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, आप देखकर नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि मुद्रा की पूर्ति की संकुचित व व्यापक अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, यानी M1, M2, M3, M4 के बारे में बताना है। तो इसका भी मैंने वीडियो मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा बना रखा है, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। एक बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तीसरा सवाल है कि सट्टे के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज दर में संबंध स्पष्ट कीजिए। चौथा सवाल है कि मुद्रा की मांग के दो प्रयोजन को स्पष्ट कीजिए। पांचवा सवाल है कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठवां सवाल है कि मुद्रा के प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों की व्याख्या कीजिए। सातवां सवाल है कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख की मात्रा के नियंत्रण हेतु अपनाई जाने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। 18वां है केंद्रीय बैंक की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य कार्य का वर्णन कीजिए। 9वां सवाल है कि व्यापारिक बैंक की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। और 10वां सवाल है कि व्यापारिक बैंक द्वारा साख सर्जन को प्रभावित करने वाले तत्वों को स्पष्ट कीजिए, अर्थात साख सर्जन की सीमाएं लिखिए। तो इस प्रकार जो निबंधात्मक प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक, इन सब के मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो आप मुद्रा व बैंकिंग वाले जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हो और समझ सकते हो। तो इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 3 मुद्रा एवं बैंकिंग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में मैंने चर्चा की है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।